What is the Administration of Companies Act 2013? Hi guys, I'm CS Riya Jain and today we'll be talking about these concepts. First is applicability of Companies Act 2013. So basically we'll be discussing section 1 of the Companies Act 2013 which talks about के Companies Act exactly किस किस को applicable है. फिर उसके बाद we'll be seeing section 464. Then we'll be seeing certain authorities involved with MCA. Then MCA में क्या क्या services provided है. So for that we'll go on the MCA site and check those services out. Then we'll understand a little about e-filing, certification of forms, CPACE, which has also been a question in the previous years. And finally, we'll talk about previous year questions. So let's begin today's video. So first, Section 1 of the Companies Act. So this act basically covers the whole of India. It is applicable to whole of India. Now, what are the companies जिसको ये govern करता है? तो first, incorporated under this act or any previous company law. Then it also covers the insurance companies, banking companies, companies engaged in generation or supply of electricity or governed by any special act. अभी ये जो चारों पांचों है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड एंड स्पेशल एक्ट, ये चारों में सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि अगर उनका जो गवर्निंग एक्ट है, जो भी स्पेशल गवर्निंग एक्ट है, उससे अगर कंपनीज एक्ट कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो वो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा. सो नथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू द गवर्निंग एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, तो वहां पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वो गवर्निंग एक्ट प्रिवेल कर जाएगा. एंड बॉडी कॉर्पोरेट, सो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हम इधर साइड में देख सकते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अभी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में वर्ड इन्होंने यूज किया है इंक्लूड्स. सो इंक्लूड्स बेसिकली अगर हम डेफिनेशन के टाइप्स देखें तो दो होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंड इलस्ट्रेटिव. सो इंक्लूड्स से हमें पता चलता है अगर मीन है, जैसे कंपनी मीन्स, तो वहां पे वो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन हो जाता है कि जो है सिर्फ उतना ही है. एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन हो जाता है कि जितना लिखा है उतना ही है. बट इंक्लूड्स मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गया, वो इलस्ट्रेटिव हो गया बेसिकली. सो इट ऑल्सो it is not very rigid as a definition. Okay, so you have to remember that. Now moving on to section 464. So what does 464 say? तो कोई भी अगर association या partnership है which is less which consists of people more than 50 but it should not exceed 100. Okay, so ऐसा जो association और partnership है, they have to be compulsorily registered as company under this act अगर उनका object is to acquisition of gain. ठीक है, so ये अगर सिचुएशन है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा अंडर कंपनीज एक्ट. नाउ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एचयूएफ एंड एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स. ठीक है, अभी इसका पनिशमेंट क्या है? Every member shall be punishable with a fine which may extend to 1 lakh and shall also be personally liable for all the liabilities incurred in such business. So may extend up to 1 lakh. अब ये एमसीए का इंटरफेस है. दिस इज हाउ द एमसीए वेबसाइट लुक्स. ये लॉगिन है. सो अगर आपको दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो ये ओपन हो जाता है एमसीए यूजर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन. सो योर यूजर आईडी हैज टू बी ओवर हियर. कंपनी का जो V3 अकाउंट होता है, कंपनी या एलएलपी का, तो उसका सिन और एलएल पिन होता है यूजर आईडी. और जो इंडिविजुअल्स का होता है उनका जनरली ईमेल आईडी होता है. जो आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहे हो तो वो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बन जाता है. एंड देन यू हैव टू पुट पासवर्ड ओवर हियर एंड क्लिक ऑन लॉगिन, तो वो लॉगिन हो जाता है. अगर आपकी आईडी नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर करने से बनता है. Now, what are the agencies under MCA 21? So now we have come to authorities involved वाला stage. तो अभी MCA में क्या क्या involved है? First is ROC. तो ROC means registrar, additional registrar, joint registrar, deputy registrar, associate registrar, all this. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रार है इनका ड्यूटी क्या होता है? बेसिकली टू रजिस्टर all the new companies and LLPs. Apart from registering, they also have to overlook and sorry, not overlook, oversee and monitor के
जो भी कंपनीज और एलएलपीज रजिस्टर हो रही है वो बराबर से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो दे हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। एंड द थर्ड पार्ट इज कि दे ऑल्सो एक्ट एज रजिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर कोई भी इंस्पेक्शन लेना है तो वो भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। अभी आरओसी को सुपरवाइज कौन करता है? आरडी। तो आरडी ना कि सिर्फ आरओसी बट ओएल को भी सुपरवाइज करता है इन देयर रीजन। एवरी रीजन हैज एन आरडी एंड दे हैव आरओसी। So regional director supervises ROC and OL in their regions. Certain powers of CG under the act have been delegated to RD. तो एक्ट में जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, अगर वहां पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स है ये अथॉरिटी को दिया है या वो अथॉरिटी को दिया है, तो वो डीम्ड होता है कि वो आरडी को दिया है। Then comes OL, that is official liquidator. So official liquidators are appointed for winding up of the company. एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होल टाइम ऑफिसर्स होते हैं। क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होल टाइम ऑफिसर्स है तो ऑब्वियसली सैलरी और जो बाकी के अलाउंसेस है वो भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। देन कम्स SFIO, तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यहाँ दिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स लाइक अकाउंटेंसी हो गया, लॉ हो गया, लॉ में भी कंपनी लॉ एंड ऑल दी अदर लॉ, फिर आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ऑडिट हो गया। सो हर फील्ड में दे हैव एक्सपर्ट्स फॉर व्हाट? फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग और रेकमेंडेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग वाइट कॉलर क्राइम्स और फ्रॉड्स। ओके। सो इनको अगर कोई भी गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार या कोई भी इंस्पेक्टर है जो अपॉइंटेड है, ऑफिसर है जो अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 208 ऑफ द एक्ट, तो उसकी रिपोर्ट पे या फिर कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो उस पे, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो SFIO बैठा के उनको मैटर ट्रांसफर कर दिया जा सकता। ओके। देन कम्स NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो ये बेसिकली पहले तो इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस्टेब्लिश करने के बाद दे आर गोइंग टू एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट। सो बेसिकली पहले उन लोग रेकमेंड करते हैं, सॉरी, पहले उन लोग रेकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद वो इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके इस्टेब्लिश एज एन एनफोर्स करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग ओवरसी करते हैं उसको, या फिर मॉनिटर करते हैं, एंड फाइनली उन लोग ये भी देखते हैं कि ये ठीक से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। सो ये चार फंक्शंस होते हैं ऑफ NFRA। देन कम्स NCLT और NCLAT। तो ये 1 जून 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्योंकि कोर्ट्स के पास बहुत सारे जुडिशियल मैटर्स है रिलेटिंग टू द कंपनी लॉ। सो ये सबको उनका बर्डन कम करने के लिए ये अथॉरिटी बनी कि सब जितने भी कंपनी लॉ मैटर्स है वो सब यहीं पे आ गए। सो एटलीस्ट जो कोर्ट्स है उनका बर्डन रिलेटेड टू कंपनी लॉ कम हो गया क्योंकि उतने केसेस यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब बात करते हैं MCA सर्विसेज की। सो MCA सर्विसेज हम दो आई हैव लिस्टेड इट डाउन फॉर यू गाइस बट आई फील के सीइंग इट फ्रॉम MCA वेबसाइट वुड बी बेटर। इज MCA का वेबसाइट, एज आई सेड, लॉग इन और रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो वो आपको वो वाले इंटरफेस पे ले जाएगा। दिस इज MCA सर्विसेज बेसिकली। तो यहाँ पे आपको MCA सर्विसेज में मास्टर डेटा सर्विसेज मिल जाता है। मास्टर डेटा सर्विसेज में बेसिकली आप कोई भी कंपनी या LLP का नाम डालोगे तो उसका पूरा मास्टर डेटा खुल जाता है। व्यू कंपनी और डायरेक्टर्स अंडर प्रोसिक्यूशन, ये भी आप देख सकते हैं। फिर LLP ई फाइलिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी LLP रिलेटेड फॉर्म है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू द कंप्लायंस रिलेटेड फॉर्म्स, तो ये सब फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। फिर FO सर्विसेज में आता है डिन स्टेटस, आप देख सकते हो कि वो डीएक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है, क्या है। फिर LLP अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी LLP का सिन फाइंड आउट करना है, ट्रैक पेमेंट स्टेटस, इंक्वायर करनी है फीस के एज ऑन डेट कितनी फीस आएगी, क्योंकि कितनी बार एडिशनल फीस लगती है। हर एज पर कैपिटल कंपनी की फीस चेंज होती है। तो अगर आपको इंक्वायर करना है कि कितनी फीस लगेगी तो ये आप ये फीचर यूज करके कर सकते हो। एनुअल फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हो। फिर DSC सर्विसेज में मैक्सिमम यूज होता है एसोसिएट DSC। हर प्रोफेशनल जो फॉर्म सर्टिफाई कर रहा है और हर डायरेक्टर को अपनी DSC एसोसिएट करवानी पड़ती है। तो जब फॉर्म बिफोर अपलोडिंग द फॉर्म, क्योंकि जब आप अपलोड करते हो फॉर्म तो उसमें अगर
जो सर्टिफाइंग प्रोफेशनल है उसकी या डायरेक्टर की डीएससी अगर एसोसिएटेड नहीं होती है उनकी रेस्पेक्टिव आईडी से, तो वो एरर थ्रो करता है। देन दिस इज कंपनी ई फाइलिंग। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सब कंपनी के फॉर्म्स है, जो भी कंप्लायंस बेस्ड फॉर्म्स होते हैं वो। ये अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। फिर कंप्लेन्स। सो कंप्लेन्स में आप कंप्लेन कर सकते हो, और वो कंप्लेन को फिर ट्रैक करने के लिए भी यहीं पे आना है। किसी भी कंपनी के अगेंस्ट होती है बाय द वे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, ये अपना इंस्पेक्शन हो गया। सो एलएलपी का इज ₹50 फॉर ऑनलाइन इंस्पेक्शन, एंड कंपनी का इज ₹100। सो यू कैन व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स V3 जो दिख रहा है वहां पे जाके आप कंपनीज, जो भी कंपनीज चाहिए उसको ऐड कर सकते हो टू द कार्ड, एंड देन पे अकॉर्डिंगली। पेमेंट सर्विसेज, आपको कुछ भी पेमेंट करना है तो वो भी प्रोवाइड करता है। ये सब आईपीएफ रिलेटेड फॉर्म्स एंड सर्विसेज आ गए। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन दोनों आ गया यहाँ पे। फिर पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क, ये आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे लेके जाएगा, बट बेसिकली आपको यहाँ पे ये फीचर मिल जाएगा। सो डायरेक्टली वो वहां पे ले जाएगा आपको। और एप्लीकेशन फॉर एमएचए सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये भी आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाता है। तो दीज आर बेसिकली द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमसीए। फिर आते हैं ई फाइलिंग के ऊपर। तो हमने देखा कि कंपनी की ई फाइलिंग एंड एलएलपी के ई फाइलिंग का। तो अब ई फाइलिंग आप करोगे कैसे? सो ई फाइलिंग के लिए जो भी फॉर्म्स की फीस लगती है वो एज पर रूल 12 लगती है। तो रूल 12 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स अगर आप पढ़ोगे, सो आपको वहां पे टेबल्स मिल जाएंगे कि कौन से फॉर्म का कितना पैसा लगता है। The fees are generally vary from capital of the company. Like they have slabs के इतने तक इतना लगेगा, इतने तक इतना लगेगा. Mode of payment can be credit card, internet banking, remittance at the counter of authorized bank, or any other mode as approved by CG. Now everything is shifted to V3. So V3 portal पे UPI भी चलता है. Okay. नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर फाइलिंग, मतलब फीस और मोड ऑफ पेमेंट, ये तो बाद में आ गया। पहले प्री रिक्विजिट्स क्या है? ऑब्वियसली आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए विद लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज इन्वॉल्व, क्योंकि नहीं तो आप फाइल कैसे करोगे? अभी थर्ड फेज चल रहा है एमसीए का, सो वहां पे एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, यू कैन नॉट डाउनलोड फॉर्म्स। मतलब पहले ऐसा होता था, दो होते थे, बीच में ऐसा हुआ था V2 एंड V3। तो हाफ फॉर्म्स V2 पे थे एंड हाफ फॉर्म्स V3 पे थे। V3 के सारे फॉर्म्स स्टार्टिंग से ऑनलाइन है, बट वर्जन 2 जो था बेसिकली उस पे कैसा होता था, कंपनी फॉर्म डाउनलोड करके ऑप्शन होता था, तो वहां पे जाके आपको फॉर्म्स डाउनलोड करने होते थे। डाउनलोड करने के बाद फिर आप आपके टाइम के हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हो। इट्स जस्ट दैट मेक श्योर कि जल्दी करो, क्योंकि कितनी बार फॉर्म अपडेट हो जाता है, तो फिर आपका ये फॉर्म ओल्ड हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि आप डाउनलोड करके 6 महीना भूल गए। सो जिस दिन आप भर रहे हो उसी दिन इट्स बेटर कि आप डाउनलोड कर लो एंड भर दो वगैरह। सो उसके बाद फिर आपको अपलोड करने के लिए एक इंटरनेट चाहिए होता था, और भरने के लिए इंटरनेट की बेसिकली जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि डाउनलोड और अपलोड में ही चाहिए था। अब V3 में आपको ऑनलाइन ही भरना रहता है, तो आपके पास नॉन स्टॉप इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो कंप्यूटर लैपटॉप विद विंडोज 2000 और लेटर इंस्टॉल्ड इंटरनेट कनेक्शन। देन JRE चाहिए, वर्जन 8 इज सजेस्टेड। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10, क्रोम 49 और फायर 45 और अब, ठीक है। तो बेस्ट एमसीए चलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, सॉरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बेस्ट चलता है। क्रोम पे कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं भी चलता है। फिर अडोब एक्रोबेट 11 और अबाव, दिस इज फॉर फॉर्म्स। स्कैनर एंड प्रिंटर अटैचमेंट्स के लिए, क्योंकि आपको अटैचमेंट स्कैन करने पड़ेंगे, प्रिंट करके साइन करके, जो सेल्फ अटेस्टेड होता है तो प्रिंट करके साइन करके फिर स्कैन करो। एंड पॉपअप्स फ्रॉम एमसीए शुड बी अनेबल्ड, नहीं तो वो खोलने नहीं देता है। Certification of firms. So, as this is in accordance with Rule 12 of Companies Registration Offices and Fees Rules 2014. So, certification कौन कौन कर सकता है? CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस, ठीक है, ये लोग सर्टिफाई करते हैं फॉर्म्स को जनरली। सर्टिफिकेशन के लिए बेसिकली क्या होता है ना, फॉर्म होता है, फॉर्म को डायरेक्टर साइन करता है, एंड फिर फाइनली प्रोफेशनल उसको सर्टिफाई करता है। सो सेइंग कि आई हैव गॉन थ्रू एंड द इंफॉर्मेशन सीम्स ट्रू एंड फेयर। सो उसमें क्या होता है कि जो आरओसी का काम है वो थोड़ा कम हो जाता है चेकिंग का, क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेशनल ने सर्टिफाई किया। अब
अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो प्रोफेशनल को पकड़ा जाता है अंडर सेक्शन 447 448 ऑफ द एक्ट। तो उस वजह से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इट हैज टू बी डन विद क्लास 2 और 3 डीएससी। मॉड्यूल में लिखा है 1 और 2 इयर्स, बट 1 और 2 इयर्स नहीं होता है, 2 या 3 इयर्स के लिए डीएससी बनती है। ये लिस्ट है अबाउट द फॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड। नॉट एवरी फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड। एंड जो स्मॉल कंपनीज और ओपीसीज होते हैं उनको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ई फॉर्म DIR 3 जो होती है वो सर्टिफाई तो होता ही होता है। साथ में उसके जो अटेस्टेशन में जो फोटोग्राफ जाता है, आइडेंटिटी प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जाता है, वो सब पे भी अटेस्टेशन होता है। DPT 3 ऑडिटर्स सर्टिफाई करते हैं, MGT 10 PCS करता है, AOC 4 CACS कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी चलेगा, जस्ट इन होल टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वाला सर्टिफाई नहीं कर सकता है, वो डायरेक्टर की जगह पे साइन जरूर कर सकता है, बट सर्टिफाई तो PCS ही करेगा। Now, this is a special initiative by MCA. It is an important aspect of this video क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. So, Center for Processing Accelerated Corporate Exit. So as the name suggests, accelerated corporate exit मतलब कहीं ना कहीं वो आपको आपका जो exit का process है from the corporate world easy करता है. So basically आपको जो आपका नाम है जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है उससे निकालने में थोड़ा वो स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को और ईज देता है। सो दैट इज मेन मोटिव बिहाइंड फॉर्मिंग CPACE. It was formed with MCA notification dated 17th March 2023 and came into effect very near the date, that is 1st April 2023. This is located at IICA Manesar, Gurugram. ठीक है। सो दिस इज अबाउट CPACE। आपके मॉड्यूल में भी इतना ही इंफॉर्मेशन है इस बारे में। Now coming to the past year question. So following is the financial information of Maximum Private Limited obtained from latest audited financial statement for the year ended 31st March 2024. So paid up capital दिया है, turnover दिया है, borrowings दिया है. There is no company secretary in employment in the company, and Joy officer accounts prepared annual e-form AOC 4 and submitted to Satish. ठीक है, AOC 4 की बात हो रही है। सतीश को दिया प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है वो, फॉर सर्टिफिकेशन इन प्लेस ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी with the given information examined with reference to the provision of Companies Act 2013 if certification of AOC4 is really necessary. So सबसे पहले हम like what 3 marks का क्वेश्चन है। सो इसका फ्लो क्या होगा, हम किस फ्लो में इसको आंसर करने वाले। तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू मेंशन के सर्टिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। You're not answering the question over here. You're just talking about the applicability of certification कि कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है, किस किस को एप्लीकेबल नहीं है। सो बेसिकली स्मॉल कंपनीज एंड ओपीसीज को एप्लीकेबल नहीं होता है सर्टिफिकेशन, एंड यू आर गोइंग टू राइट अबाउट सर्टिफिकेशन एंड कौन सर्टिफाई करता है। सो PCS हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस हो गया, PCA हो गया। सो ये तीनों जन सर्टिफाई कर सकते हैं। तो ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप देखोगे स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी को सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल ही नहीं है। सो मॉड्यूल के हिसाब से अभी भी 4 करोड़ 40 करोड़ है, बट 1 दिसंबर 2025 में उसका चेंज हो गया है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। नाउ इट इज पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे दोनों भी। ठीक है, तो वो स्मॉल कंपनी हो जाएगा। पहले देखेंगे पब्लिक कंपनी तो नहीं है ना, नहीं प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, और अगर होल्डिंग होती, सब्सिडरी होती, सेक्शन 8 होती तो वो पता चल जाता। प्राइवेट लिमिटेड है तो सेक्शन 8 तो है ही नहीं, वैसे भी उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है रिगार्डिंग दैट। सो सो दैट्स व्हाई अब हमको सिर्फ स्मॉल कंपनी का चेक करना है। तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, तो ये स्मॉल कंपनी में क्लासिफाई हो चुकी है। ठीक है। सो फाइनली हम आंसर करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आंसर करना नहीं भूलना है। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से। सो कंक्लूजन, सिंस इट्स अ स्मॉल कंपनी सो सर्टिफिकेशन इज नॉट नीडेड, एंड इफ इट वुड हैव, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि इन लोग ने यहाँ पे ये एंगल भी दिया है अबाउट सर्टिफिकेशन बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हम एक बार ये भी क्लैरिफाई कर देंगे कि इफ सर्टिफिकेशन वुड हैव बीन रिक्वायर्ड, a practicing cost accountant can certify from AOC firm. Okay.
नेक्स्ट इज जून 2025 में व्हाट इज प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म, व्हाट इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज इफ अ प्रोफेशनल फॉल्सली सर्टिफाइज एन ई फॉर्म। 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क ईच, तो आपको डायरेक्ट आंसर्स देना है। मैंने डायरेक्ट 1 1 इसमें आंसर दिया हुआ है। प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स इज द प्रोसेस बाय विच अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सच एज सीए, सीएस और सीएमए verifies and certifies that the information provided in an form is true, correct, and complies with the applicable provisions of the law before it is filed with the ROC. ठीक है, ये आप वहां पे भी लिखोगे ये वाले क्वेश्चन के, हाँ यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में, फिर एप्लीकेबिलिटी एंड हु सर्टिफाइड्स। फिर उसके बाद स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस क्या है? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस इज अ सिस्टम इन विच सर्टेन ई फॉर्म्स आर प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली बाय एमसीए सिस्टम विदाउट मैनुअल एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्रार, प्रोवाइडेड दे आर कंप्लीट, करेक्टली फिल्ड एंड कंप्लाई विद प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स। इन सिंपल वर्ड्स, एसटीपी फॉर्म्स वो होते हैं कि आप जैसे ही अपलोड करोगे वो तुरंत अप्रूव हो जाता है, वो ऑटो अप्रूव होता है, उसमें आरओसी मैनुअली चेक नहीं करता। कुछ फॉर्म्स होते हैं अप्रूवल बेस्ड, जैसे रन हो गया कंपनी का, तो वो जब आप रन फाइल करते हो फॉर नेम इनकॉर्पोरेट, फॉर नेम अप्रूवल, तो आरओसी पहले चेक करते हैं कि बात मतलब कोई और कंपनी का वो रिलेटेड नेम तो है नहीं, एलएलपी का कोई सिमिलर नेम तो है कि नहीं, तो वो सब देखने के बाद वो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, तो दैट इज अप्रूवल बेस्ड। एसटीपीज जैसे ही आप अपलोड करोगे तुरंत वो ऑटो अप्रूव हो जाए। ठीक है, एंड फॉल सर्टिफिकेशन का 447 एंड 448 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। दिसंबर 2025 में एज आई वाज टॉकिंग अबाउट सीपेस के ऊपर आया था, तो उसमें सब वो स्लाइड में लिखा हुआ है, बट स्टिल लेट्स सी। So one intends to form a new company and wishes to know the concept of CPACE under provision of Companies Act 2013. Explain him what is legal authority under which CPACE has been established, where is it located, when did it come into effect, what are the expected benefits through CPACE. 4 points है, 5 marks के लिए, so 1 mark 1 question है। Legal authority under which has been established, the MCA, located at IICA Manesar, Gurugram. When did it come into effect? It came into effect on 1st April 2023, and notification via MCA notification dated 17th March 2023. Expected benefits: speedy removal of names from the registrar of companies and ease of doing business. So this is all about CPACE. ठीक है, सो नाउ इस पूरे वीडियो के हमारे की टेकअवेज क्या थे? पहले हमने देखा एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो वो होल ऑफ इंडिया हो गया, एंड इट इज एप्लीकेबल टू all the companies registered under this company law and previous company laws. Then जो भी स्पेशल एक्ट्स में रजिस्टर्ड है वो हमने देखे कि इंश्योरेंस कंपनी को भी एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी को भी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एंड सप्लाई वाली कंपनी को भी है, और कोई भी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हुई कंपनी को भी है, जस्ट प्रोवाइडेड के इट इज ओनली एप्लीकेबल टिल इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग द गवर्निंग एक्ट। ठीक है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये था कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन। फिर 464 में हमने बात की अबाउट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप with more than 50 people but not exceeding 100 people with the object of acquisition of gain, so that has to be registered under Companies Act. मैंडेटरी है, किसको एप्लीकेबल नहीं है? एचयूएफ को एप्लीकेबल नहीं है, और जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्पेशल एक्ट गवर्न करता है उनको एप्लीकेबल नहीं है। हमने पेनल्टी भी देखी। फिर अथॉरिटीज इन्वॉल्व क्या क्या थे? आरओसी था, आरटी था, ओएल था, फिर एसएफआईओ, एनएफआरए, एनसीएलटी, एनसीएलएटी। ठीक है, ये 7 हो गया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एमसीए, तो हमने एमसीए साइट पे जाके देखा मास्टर डेटा कंपनी, ई फाइलिंग, एलएलपी, ई फाइलिंग, एसोसिएट बीएससी, एप्लीकेशन ऑफ टिन, सो वो सब चार्जेस वगैरह वो सब उसमें आ गए। प्री रिक्विजिट्स ऑफ ई फाइलिंग, सो उसमें हमने देखा कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जावा जेआरई चाहिए बेसिकली, फिर प्रिंटर चाहिए, अडोब एक्रोबैट चाहिए, स्कैनर चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया प्री रिक्विजिट्स ऑफ ई फाइलिंग। अलॉन्ग विद डीएससी आपको चाहिए क्लास 2 और 3 की, तो सर्टिफिकेशन के लिए डायरेक्टर को भी वही होता है, डीएससी क्लास 2 और 3 की चाहिए होती है। ठीक है, फीस एज पर रूल 12 है। मोड ऑफ पेमेंट देखा था हमने,
सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स में हमने डीएससी के बारे में बात किया था, क्लास 2 और 3, हाउ सर्टिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल. The certification is not applicable to small companies and OPCs. And apart from that, हमने ये भी देखा कि कौन से फॉर्म्स को एप्लीकेबल होता है सर्टिफिकेशन और किस किस को नहीं होता है. फिर हमने फाइनली सीपेस के बारे में बात की थी.